हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ इतिहास, यही चल रहा था वीडियो। और मेवाड़ इतिहास में, अब आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी, देखो मेवाड़ इतिहास का जैसे ही नाम आता है तो आपको पता है मेवाड़ की स्थिति को हमने देखा था। इसमें हमने गुहिलादित्य को पढ़ लिया था, बप्पा रावल को पढ़ लिया, अल्लट को पढ़ लिया था, उसके बाद जयद्रथ सिंह को, तेज सिंह को और समर सिंह को। इसके बाद में राव रतन सिंह को भी पढ़ लिया। हमने राणा हम्बीर के बारे में भी जानकारी ले ली थी लेकिन लिखा नहीं था। आज हम प्रमुख रूप से जो देखेंगे वो राणा हम्बीर और उसके आगे के शासनकाल को देखेंगे। अब एक बार राणा हम्बीर को थोड़ा सा समझ लो आप, क्योंकि समझा तो मैंने उस दिन दिया था आपको, पहले समझने की कोशिश करना। राणा हम्बीर के शासनकाल को आप जो देखते हैं तो आपको पता है राणा हम्बीर का शासनकाल कब से कब तक था, 1326 से और 1364 ईस्वी तक। 1326 से 1364 ईस्वी तक किसका शासनकाल था? राणा हम्बीर का। आपको पता है दोस्तों, राणा हम्बीर जो था इनके पिता का नाम था अरि सिंह। क्या नाम था? और इनके जो दादा थे वो लक्ष्मण सिंह, यानी कि इनके दादा कौन थे? लक्ष्मण सिंह, यानी लक्ष्मण सिंह के पौत्र थे। लक्ष्मण सिंह के क्या थे? पौत्र। अब देखो राणा हम्बीर मूलतः कौन से गांव का था? सिसोदा गांव। कहां का था? अब एक बार समझने की कोशिश करें, ये सिसोदा गांव के थे कौन? राणा हम्बीर। आपको पता है इस राणा हम्बीर को हम जब देखते हैं तो आपने देखा 1326 ईस्वी में, कब? 1326 ईस्वी में चित्तौड़ का जो शासक था, चित्तौड़ का शासक सोनगरा मालदेव का पुत्र कौन था? सोनगरा मालदेव का पुत्र जैसा इस जैसा को पराजित करके, क्या करके? पराजित कर राणा हम्बीर ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। अपना क्या स्थापित किया? साम्राज्य स्थापित किया। किसने? राणा हम्बीर ने। अब देखो जब राणा हम्बीर ने यह साम्राज्य स्थापित किया था, इसीलिए राणा हम्बीर को मेवाड़ का क्या कहते हैं भाई? उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक किसको कहते हैं? राणा हम्बीर को। क्योंकि यहाँ पर खिलजी वंश का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसने साम्राज्य स्थापित कर दिया था राव रतन सिंह को पराजित करके, और दोबारा फिर यदि शासन स्थापित किया था तो वो राणा हम्बीर ने किया था। इसलिए राणा हम्बीर को मेवाड़ का क्या कहते हैं? उद्धारक। आपको पता है वो जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था, उस शाखे में राणा हम्बीर के दादाजी जो थे सिसोदा के सामंत लक्ष्मण सिंह, वो अपने 7 पुत्रों सहित क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उन्हीं में से एक पुत्र था हरि सिंह, उसी हरि सिंह का पुत्र था राणा हम्बीर। इसी राणा हम्बीर ने वापस सोनगरा मालदेव के पुत्र जैसा को पराजित किया और पुनः अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसलिए राणा हम्बीर को हम क्या कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक। अब देखो दोस्तों, इस राणा हम्बीर के विषय में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, किसमें? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये किसके शासनकाल में लिखी गई थी? महाराणा कुंभा के शासनकाल में। महाराणा कुंभा के शासनकाल में लिखी गई थी। कौन? और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचयिता थे वो अत्रिपुत्र महेश थे। कौन थे? अत्रिपुत्र महेश। समझने की कोशिश करना थोड़ी सी। अब देखो दोस्तों, हम बात करते हैं इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हम्बीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई थी। ये कई बार पूछा जाता है कि विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किसको दी गई थी? तो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई।
तो राणा हम्बीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किसमें दी थी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके शासनकाल में लिखी गई थी? महाराणा कुंभा के शासन। अब दोस्तों ध्यान रखें, ये कई बार पूछा जाता है, इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? अत्रि पुत्र महेश। आगे हम महाराणा कुंभा का शासनकाल जब देखेंगे तो उसके बारे में पूरी डिटेल से पता करेंगे, कहां कब कैसे लिखवाई गई। अभी शॉर्ट में देखना है कि इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में महाराणा या राणा हम्बीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा थी। आपको पता है एक रसिक प्रिया टीका भी थी, और रसिक प्रिया टीका जो थी ये महाराणा कुंभा की थी। किसकी थी? महाराणा कुंभा के द्वारा ये एक रसिक प्रिया टीका लिखी गई थी। इसी रसिक प्रिया टीका में इस राणा हम्बीर को वीर राजा कहा गया था, वीर राजा की उपाधि दी गई थी। तो वीर राजा की उपाधि किसमें दी गई थी? रसिक प्रिया टीका में। इसके बाद दोस्तों आप जब देखते हैं तो आपको पता है ये राणा हम्बीर ने गुहिल वंश का नाम बदलकर, गुहिल वंश का नाम बदलकर क्या कर दिया था? सिसोदिया वंश कर दिया था, सिसोदिया वंश। क्योंकि राणा हम्बीर कहां का था? राणा हम्बीर सिसोदा का रहने वाला था। कहां का? और सिसोदा का रहने वाला था, इसीलिए इन्होंने गुहिल वंश का नाम बदलकर क्या कर दिया था? सिसोदिया वंश। तो कई बार पूछा जाता है कि मेवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसने गुहिल वंश का नाम बदलकर और सिसोदिया वंश कर दिया था? तो वो कौन था? राणा हम्बीर। दोस्तों इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल से उनके आगे राणा व महाराणा शब्द का प्रयोग होने लगा था? तो इसी राणा हम्बीर के शासनकाल से। तो मेवाड़ में राणा व महाराणा शब्द का प्रयोग, राणा व महाराणा शब्द का प्रयोग, राणा व महाराणा शब्द का प्रयोग किसके शासनकाल से हुआ था? राणा हम्बीर के शासनकाल से। तो मेवाड़ के शासकों के आगे राणा व महाराणा शब्द का प्रयोग होने लगा। इसके साथ साथ आपको पता है राणा हम्बीर का एक युद्ध भी होता है, सिंगोली युद्ध। कौन सा युद्ध? अब ये सिंगोली युद्ध जो होता है वो 1336 ईस्वी में। कब होता है? 1336 ईस्वी में। ये किस किस के बीच होता है? राणा हम्बीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बीच होता है। इसमें भी राणा हम्बीर की क्या होती है? विजय होती है। इसके बाद में ये राणा हम्बीर की कई बार परीक्षा में पूछी गई है रचना। तो राणा हम्बीर की एक प्रसिद्ध रचना भी आती है, तो आप ध्यान दें राणा हम्बीर की प्रसिद्ध रचना कौन सी आती है? प्रसिद्ध रचना श्रृंगार हार। कौन सी आती है? श्रृंगार हार। ये राणा हम्बीर की एक प्रसिद्ध रचना आती है जो कई बार पूछी गई है। फिर राणा हम्बीर की 1364 ईस्वी में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान दो, आपने राणा हम्बीर के बारे में देखा था, उससे पहले राव रतन सिंह को आप पढ़ चुके थे। राणा हम्बीर का शासनकाल 1326 से 1300। इनके पिता का नाम क्या था? इनके दादा का नाम, इसलिए इनको लक्ष्मण सिंह का पौत्र और हरि सिंह का पुत्र कहा जाता है। ये राणा हम्बीर मूलतः किस गांव का था? सिसोदा गांव के होने के कारण इन्होंने गुहिल वंश का नाम बदलकर क्या कर दिया था? सिसोदिया वंश। आपको पता है 1326 में चित्तौड़ का शासक था सोनगरा मालदेव का पुत्र जैसा। उस जैसा को इसने पराजित करके और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। किसने? राणा हम्बीर। अब देखो राणा हम्बीर ने जब साम्राज्य स्थापित कर लिया था तो इसी को मेवाड़ का क्या कहते हैं हम? उद्धार। क्या कहते हैं? इसके बाद में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो महाराणा कुंभा के शासनकाल में लिखी गई थी, इस प्रशस्ति के रचयिता थे अत्रि पुत्र महेश। इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हम्बीर को क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन कहा गया। विषम घाटी। तो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किसको दी गई थी? राणा हम्बीर। इसके बाद दोस्तों आपको पता है रसिक प्रिया टीका भी महाराणा कुंभा के द्वारा रची गई थी। जो गीत गोविंद जयदेव का एक ग्रंथ है उसी पर आधारित थी रसिक प्रिया टीका। इसी रसिक प्रिया टीका में महाराणा कुंभा ने इसको क्या कहा था? वीर राजा। क्या कहा था? तो वीर राजा की उपाधि से दी गई थी। इसके बाद आपने देखा था गुहिल वंश का नाम बदल करके सिसोदिया वंश करने वाला भी कौन था? राणा हम्बीर, क्योंकि मूलतः सिसोदा गांव का रहने वाला था। मेवाड़ के शासकों के आगे राणा महाराणा शब्द का प्रयोग किसके शासनकाल से होने लगा?
राणा हम्बीर के शासनकाल से, और इसी राणा हम्बीर के द्वारा एक सिंगोली युद्ध लड़ा गया था 1336 ईस्वी में, जो राणा हम्बीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक के बीच हुआ था, जिसमें इसी राणा हम्बीर की क्या हुई थी, विजय हुई थी। इसके बाद आप जब देखते हैं तो राणा हम्बीर की एक प्रसिद्ध रचना मिलती है हमको, कौन सी, श्रृंगार हार। इस प्रकार से शासनकाल किसका रहा था, राणा हम्बीर का। यहां तक समझ गए। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं। तो इस राणा हम्बीर का शासनकाल तो 1364 में समाप्त हो जाता है और यहाँ का शासक बन जाता है क्षेत्र सिंह। कौन बन जाता है, और क्षेत्र सिंह के शासनकाल को देखते हैं तो 1364 से 1382 ईस्वी तक, 1364 से 1382 ईस्वी तक किसका शासनकाल रहता है, क्षेत्र सिंह। तो क्षेत्र सिंह का शासनकाल 1364 से 1382 ईस्वी तक रहता है। इसी क्षेत्र सिंह को इतिहास में खेता के नाम से जाना है। किस नाम से, खेता। इतिहास में किस नाम से जाना गया, खेता के नाम से। अरे सीधी सी बात है, क्षेत्र का मतलब खेत भी होता है। क्या होता है, खेत। तो क्षेत्र सिंह है तो खेता है, क्षेत्र सिंह है तो खेता। तो इतिहास में इसी को खेता के नाम से जाना लगा। इसके पिता का नाम क्या था, राणा हम्बीर। तो ये राणा हम्बीर का क्या था, पुत्र था। इसके बाद हम क्षेत्र सिंह के शासनकाल को देखते हैं तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखें। क्षेत्र सिंह के समकालीन एक तो मालवा का शासक था दिलावर खां। मालवा का शासक कौन था, दिलावर। इस मालवा के शासक दिलावर खां को इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। दिलावर खां को पराजित करके और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। मालवा पर क्या कर लिया, पर साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो मालवा पर साम्राज्य स्थापित करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था, तो वो क्षेत्र सिंह था, जिसने मालवा के शासक दिलावर खां को पराजित करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसी क्षेत्र सिंह ने बूंदी के हाडा शासकों को पराजित करके, बूंदी के हाडा शासकों को पराजित कर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। पराजित करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था किसने, क्षेत्र सिंह। तो क्षेत्र सिंह ने बूंदी पर भी अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब देखो दोस्तों, इस क्षेत्र सिंह के समकालीन शासक आप देखते हैं तो फिरोज तुगलक था। कौन था, इसके समकालीन शासक का नाम आता है, तो कौन आता है, फिरोज तुगलक। इसके समकालीन शासक था फिरोज तुगलक। अब देखो परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला कोई शासक था, तो वो फिरोज तुगलक ही था। कौन था, उस समय मेवाड़ का समकालीन शासक कौन था, तो यही था क्षेत्र सिंह। कौन था, तो फिरोज तुगलक का नाम आते ही ब्राह्मणों पर, किस पर, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक, जजिया कर लगाने वाला शासक। तो ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था भाई, फिरोज तुगलक। और फिरोज तुगलक किसके समकालीन शासक था, मेवाड़ के शासक क्षेत्र सिंह के समकालीन शासक था। अब आपको पता होना चाहिए जजिया कर एक धार्मिक आय पर लिया जाने वाला कर था। भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। नोट ध्यान रखें, यदि पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने, मोहम्मद बिन कासिम। तो भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था दोस्तों, अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला तो फिरोज तुगलक था। जजिया कर तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, धार्मिक आय पर लिया जाने वाला एक टैक्स था। इसलिए मुस्लिमों पर जकात कर हुआ करता, वहां के मुसलमानों की धार्मिक आय पर लिया जाने वाला कर जकात कर था, ये हिंदुओं की धार्मिक आय पर लिया जाने वाला जजिया कर था। तो जजिया कर तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में लगाया, लेकिन ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, फिरोज तुगलक। इसके बाद दोस्तों आपको पता है 1564 ईस्वी में, कब, 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक, जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक कौन था, अकबर। अकबर ने, ये पिछली एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखें, अकबर के द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया था, 1500
तो 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक कौन था? अकबर। लेकिन पुनः जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? मुगल शासक तो औरंगजेब। कौन था? ध्यान रखे, पुनः जजिया कर लगाने वाला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। ध्यान रखें आप, ये पूछा जाता है कई बार। और इसके बाद में 1382 ईस्वी में इस क्षेत्र सिंह की क्या हो गई थी भाई? मृत्यु हो गई थी। क्षेत्र सिंह की मृत्यु हो गई। अब ध्यान दो, आपने क्षेत्र सिंह के शासनकाल को देखा था। क्षेत्र सिंह का शासनकाल 1364 से 1300 क्षेत्र सिंह के इतिहास को इतिहास में किस नाम से जाना गया? ये खेता नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? इनको खेता नाम से जाना गया, यानी इतिहास में इनको खेता नाम से जानते थे। इनके पिता का नाम राणा अंबीर। आपको पता है इनके समकालीन मालवा का शासक था दिलावर खां। इस दिलावर खां को इन्होंने पराजित करके और मालवा पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। किसने? क्षेत्र सिंह। तो मालवा के शासक दिलावर खां को पराजित करके मेवाड़ के शासक क्षेत्र सिंह ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इसी समय इसने बूंदी के हाडा शासकों को पराजित कर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। लेकिन दोस्तों आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस क्षेत्र सिंह के समकालीन शासक था फिरोज तुगलक। कौन था? और आपको पता है सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक यही था। कौन? फिरोज तुगलक। लेकिन यदि भारत में पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सबसे पहले जजिया कर लगाया गया था। इसके बाद आप देखेंगे कि यदि जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक कौन था, तो अकबर था। और अकबर के द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया? तो 1564। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखें। 1564 में अकबर के द्वारा जजिया कर को क्या कर दिया था? समाप्त। इसके बाद जजिया कर पुनः लगाने वाला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। और औरंगजेब ने इसको जजिया कर को वापस अपने शासनकाल में लागू किया था। इसके बाद में 1382 ईस्वी में हम देखते हैं तो क्षेत्र सिंह की मृत्यु हो जाती है और यहाँ का जो शासक बनता है वो लक्ष्य सिंह बन जाता है। कौन बनता है? लक्ष्य सिंह। दोस्तों लक्ष्य सिंह के विषय में कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ये इंपॉर्टेंट शासकों में आता है। इसका शासनकाल 1382 से 1421 ईस्वी तक रहता है। ध्यान रखें, 1382 से 1421 ईस्वी तक राणा लक्ष्य सिंह का, या इसे इतिहास में राणा लाखा के नाम से जाना गया। किस नाम से? इसे इतिहास में किस नाम से जानते हैं? राणा लाखा। इसे इतिहास में किस नाम से जानते हैं? राणा लाखा के नाम से जानते हैं। अब देखो हम बात करते हैं इस लक्ष्य सिंह के शासनकाल की, तो लक्ष्य सिंह भी किसका पुत्र था? क्षेत्र सिंह। किसका पुत्र था? ये क्षेत्र सिंह का पुत्र था। अब देखो इनके पिता का नाम था क्षेत्र सिंह। एक चीज ध्यान रखें, अब थोड़ा सा मैंने आपको उपनाम याद रखने का एक तरीका बताया था। क्षेत्र को तो हम सिंपल भाषा में खेत बोलते हैं, इसलिए क्षेत्र सिंह का नाम तो हो गया खेता। और लक्ष्य सिंह जो है, लक्ष्य मीन्स होता है लाख, क्या होता है, इसलिए उसको क्या कह देते हैं? राणा लाखा। तो ध्यान रखें लक्ष्य सिंह को इतिहास में किस नाम से जाना गया? राणा लाख। लक्ष्य यानी संस्कृत में लक्ष्य का मतलब हिंदी में अर्थ होता है लाखा, लाख जिसे कहते हैं। तो लक्ष्य सिंह को तो कहते हैं लाखा और क्षेत्र सिंह को कहते हैं खेता। याद रखना, भूल मत जाना, क्योंकि उपनाम कई बार पूछे जाते हैं किस शासक को राणा लाखा के नाम से जाना गया, तो वो लक्ष्य सिंह को ही जाना गया। अब आप देखिए इनके पिता का नाम क्षेत्र सिंह था और ये लक्ष्य सिंह जो था जिसे इतिहास में राणा लाखा के नाम से जाना गया, इस लक्ष्य सिंह के शासनकाल की उपलब्धि आप देखेंगे तो आपको पता है ये अपने शासनकाल में अपनी वचनबद्धता के लिए जाना जाता था। इसके लिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये अपनी वचनबद्धता के लिए जाना जाता था। कौन? अब सबसे बड़ी बात आती है, इस लक्ष्य सिंह के शासनकाल को हम जब देखते हैं तो लक्ष्य सिंह मेवाड़ का वह शासक था जिसने सर्वाधिक आयु में, उम्र में शादी की थी, जो भी 62 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 62 वर्ष की आयु में शादी करने वाला शासक यही था। कौन? लक्ष्य। दोस्तों एक शादी ऐसी चीज होती है
तो शादी के बाद मरते दम पे यदि कोई कहना लगे कि भाई तेरी शादी होने वाली, तो यमराज से कहेगा 1 घंटे और रुक जा, पहले शादी तो हो जाने दे। तो 62 वर्ष की आयु में भी तैयार हो गया था कौन? लक्ष्य। देखेंगे कैसे तैयार हुआ था। तो सर्वाधिक वयोवृद्ध शासक, वयोवृद्ध शासक जिसने 62 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 62 वर्ष की आयु में शादी की थी। अब देखो इसकी शादी के विषय में बड़ी विडंबना है, क्योंकि 62 वर्ष में किसी बुढ़ापे में शादी होती है तो बहुत बड़ा रहस्य के साथ ही होती है, आपको पता है, इतना आसान तरीके से थोड़ी होती है। तो 62 वर्ष में जब इसकी शादी हुई, इसके विषय में ध्यान रखें आप। ये जो राणा लाखा था, कौन? राणा लाखा। इस राणा लाखा का एक उत्तराधिकारी पुत्र था, और उत्तराधिकारी पुत्र की स्थिति को हम जब देखते हैं तो उसका नाम था कुंवर चूड़ा। कौन था? दोनों में डिफरेंट ध्यान रखना। यदि कुंवर चूड़ा और राव चूड़ा में अंतर नहीं किया तो सारे मामला बिगड़ जाएगा। ध्यान दे, इस राणा लाखा के समकालीन मारवाड़ शासक, मारवाड़ का शासक राव चूड़ा था। कौन था? अब दोनों में डिफरेंट समझ में आ जाना चाहिए। कुंवर तो उसका पुत्र था, क्योंकि पुत्र के आगे कुंवर शब्द लगाते हैं, इसलिए राणा लाखा का उत्तराधिकारी पुत्र तो हो जाएगा कुंवर चूड़ा। और मारवाड़ में इस समय जब ये शासक था राणा लाखा, उसी समय शासक था राव चूड़ा। ध्यान रखिए, ये तो ससुर जी बनेंगे, ये पुत्र बनेगा, तो बड़ा डिफरेंट हो गया। तो यहां मारवाड़ का शासक राव चूड़ा था। इस राव चूड़ा की एक पुत्री थी, उसका नाम था हंसाबाई। इसकी पुत्री कौन थी? हंसाबाई। अब देखो दोस्तों, ये हंसाबाई थी, इस हंसाबाई का भाई था रणमल। हंसाबाई का भाई कौन था? तो रणमल पुत्र किसका हो गया? अरे यार, हंसाबाई उसकी पुत्री है, उसका भाई है रणमल, तो रणमल किसका पुत्र होएगा? इतना तो मेंटल में पढ़ा है आपने यार, मेंटल में नहीं पढ़ा तब भी घर में पढ़ा है, ऐसा तो नहीं पढ़ा क्या? तो ध्यान रखे, ये राव चूड़ा जो था, इस राव चूड़ा की पुत्री तो थी हंसाबाई, और इसका पुत्र था रणमल। यानी इसका पुत्र हो गया ना कौन? रणमल। और रणमल की बहन कौन हो गई? हंसाबाई। अब देखो, ये हंसाबाई जो थी, इसकी उम्र शादी के लायक हो गई थी। अब शादी की लायक उम्र होने पर घर वाले सारे चिंतित होने लग जाते हैं कि अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहिए। तो उस समय इस मारवाड़ के शासक राव चूड़ा ने अपने पुत्र रणमल से कहा कि आपकी बहन हंसाबाई शादी के लायक हो गई है, इसलिए हमें इसका रिश्ता तय कर देना चाहिए। तो उस समय राव चूड़ा ने विचार किया कि भाई हमारे समकालीन शासक कौन कौन है, क्योंकि अपने लेवल का रिश्ता ही तो देखते हैं सब। तो इसने सोचा हमारे समकालीन शासक कौन कौन है और उन शासकों के किसका पुत्र है जिसकी शादी की जा सकती है। तो इस समय समकालीन शासक राणा लाखा था। इस राणा लाखा का उत्तराधिकारी पुत्र कौन था? तो कुंवर चूड़ा और हंसाबाई की एज इक्वलिटी में थी। तो इन्होंने सोचा कि भाई क्यों नहीं राव चूड़ा की पुत्री हंसाबाई का विवाह कुंवर चूड़ा के साथ तय कर दिया जाए। आप देखिए, ये कुंवर चूड़ा के साथ राव चूड़ा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का रिश्ता तय करने के लिए रणमल को भेज दिया। किसको भेज दिया? आप देखिए, रणमल यहां से चला गया कहां पर? मेवाड़ में। उस समय ये माना जाता है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कहीं रणमल की कूटनीति भी थी, क्योंकि रणमल इतना बेवकूफ भी नहीं था, वो भी मारवाड़ का शासकों में प्रसिद्ध शासक रहा है। तो रणमल भी कूटनीतिक शासक था। तो इस रणमल ने क्या किया, अपनी बहन हंसाबाई का संबंध जब करने के लिए गया तो ये सीधा मेवाड़ के शासक दरबार में चला गया। उस समय गद्दी पर बैठा हुआ था कौन? महाराणा लाखा। इसने जाते ही इसको राणा लाखा को नारियल सौंप दिया। किसको? अब जैसे ही नारियल देने लगा, राणा लाखा ने एक बार तो कहा आज भी मैं शादी के लायक लग रहा हूं क्या, और तुरंत नारियल को स्वीकार कर दिया। 62 वर्ष थी ना भाई। अरे ये तो कम ही होंगे ना भाई, 18-20 वर्ष के होंगे, तभी तो इक्वलिटी एज में होता है। तो वो तो बात की बात है, फिर तो मोकल बनेगा ना जो 9 साल का ही बनेगा भाई। ये तो पहले का था, क्या शादी नहीं हुई इससे पहले? वाह, मतलब राजा यही बैठा था बेचारा बिना पटरानी के।
अब देखिए बात जो कर रहा हूं मैं, बातें ध्यान दे पहले। तो आप ध्यान दे, जैसे ही वो वहां पर नारियल दिया तो महाराणा लाखा को लगा कि आज भी मैं शादी के लायक लग रहा हूं। उसी समय रणमल ने उस बात से मुकरने लग गया कि मेरे से तो गलती हो गई, मैं मेरी बहन का संबंध एक वृद्ध शासक के साथ तय नहीं कर सकता। उस समय जब कुंवर चूड़ा को इस बात का पता चला कि भाई मेरा रिश्ता आया था और वो रिश्ता पिताजी के साथ हो गया, और अब मारवाड़ के जो प्रतिनिधि आए थे रणमल, वो इस चीज से मुकर रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने कहा भाई मैं तो कुंवर चूड़ा के साथ ही रिश्ता तय कर सकता हूं, आपके साथ तय नहीं कर सकता। अब ये तो मेवाड़ की आन बान और शान हो गई कि यदि मेवाड़ में रिश्ता है वो वापस चले जाए, किसी दूसरी रियासत में चले जाए, ऐसा संभव ही नहीं। फिर तो राजाओं की युद्ध जैसी स्थिति होने लग जाती थी कि जो रिश्ता यहां से आ गया वापस चला गया तो हमारे लिए तो प्रसन्न हो गया। अब उस समय जब कुंवर चूड़ा को कहा गया भाई इस रिश्ते को स्वीकार करो, तो कुंवर चूड़ा ने कहा नहीं, मैं अब इस रिश्ते को स्वीकार, क्योंकि कहा तो होने वाली मेरी क्या होती क्या हो गई, इसलिए मैं अब रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जिस रिश्ते को मेरे पिताजी ने स्वीकार कर लिया उस रिश्ते को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो रणमल ने फिर कूटनीति का यूज किया और उसने कहा कि यदि मेरी बहन का संबंध में राणा लाखा के साथ इसी शर्त पर स्थापित कर सकता हूं, यदि उसकी होने वाली संतान मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनती है तो मैं निश्चित रूप से मेरी बहन का संबंध वृद्ध शासक के साथ भी तय कर सकता हूं। उसको इस बात का आभास था कि उत्तराधिकारी पुत्र कुंवर चूड़ा है, और कुंवर चूड़ा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा कि अपना साम्राज्य को छोड़ देगा, समझ रहे। लेकिन कुंवर चूड़ा ने मेवाड़ के आन बान और शान को समझा और उसी समय कहा कि मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि निश्चित रूप से हंसाबाई की होने वाली संतान ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगी, और मैं कभी भी उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। ये किसने प्रतिज्ञा की थी? कुंवर चूड़ा ने। इसलिए मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? ध्यान रखें, इसी को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। तो मेवाड़ का भीष्म पितामह किसको कहते हैं? कुंवर चूड़ा। आपको पता होना चाहिए जब मेवाड़ का भीष्म पितामह इसी कुंवर चूड़ा को कहा जाता है, और मेवाड़ में भीष्म प्रतिज्ञा करने वाला शासक यही था। अब आपने देखा जब इसने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी तो उसी समय राणा लाखा ने ये कह दिया था कि हंसाबाई की कोई भी संतान होगी उसका संरक्षक नियुक्त किसको कर दिया गया? कुंवर चूड़ा। तो इसी राणा लाखा ने हंसाबाई की संतान का संरक्षक भी किसको नियुक्त कर दिया? कुंवर चूड़ा को। तो हंसाबाई की होने वाली संतान का संरक्षक भी किसको नियुक्त कर दिया? कुंवर चूड़ा। और कुंवर चूड़ा ने भीष्म प्रतिज्ञा की थी, इसलिए इसे मेवाड़ में भीष्म पितामह कहा जाता है। अब दोस्तों जब शादी हो जाती है उसके बाद में हंसाबाई का पुत्र होता है मौकल। कौन होता है? तो आगे 14 से 21 में जाके मौकल ही शासक बनेगा। ध्यान रखें उस समय संरक्षक यही रहेगा, कौन? कुंवर चूड़ा। लेकिन कुंवर चूड़ा की माँ इसकी माँ जो थी हंसाबाई मौकल की, वो इस पर आरोप प्रत्यारोप लगाना चालू कर देती, फिर ये साम्राज्य छोड़ के भी चला जाता है। कौन? कुंवर चूड़ा, जो आगे देखेंगे। अभी ध्यान दो, तो ये तो राणा लाखा की शादी हो गई कितने वर्ष की उम्र में? किससे हो गई थी? किसने तय की थी? किस शर्त पर की थी? हंसाबाई के होने वाली संतान ही मेवाड़ का क्या होगी? उत्तराधिकारी होगी। इसी शर्त पर इन्होंने किसके साथ संबंध स्थापित किया था? राणा लाखा के साथ। अब समझ गए। अब देखो इस राणा लाखा के शासनकाल की कुछ उपलब्धि आती है। अब जैसे ही ये रणमल यहां से जाता है, कहां पर? मारवाड़। तो मारवाड़ के शासक राव चूड़ा को पता चला कि मेरी पुत्री हंसाबाई का संबंध इसने एक वृद्ध शासक के साथ तय कर दिया। उसी समय रणमल को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। किसने? राव चूड़ा। क्योंकि मेरी पुत्री का एक 62 वर्ष के शासक के साथ संबंध स्थापित करके आ गया, इसी वजह से इसको क्या कर दिया? मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। किसको? रणमल। तो जब रणमल को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया गया, को मारवाड़ से क्या कर दिया? मारवाड़ से राव चूड़ा ने, किसने? राव चूड़ा ने निष्कासित कर दिया। किसकी वजह से? हंसाबाई की वजह से। अब आपको पता है उस समय इस रणमल को शरण किसने प्रदान की थी? तो अब आपको बताया भाई इससे ज्यादा क्या कर सकता था रणमल, जिसने बहन ही दे दी, तो शरण भी वही प्रदान करेगा ना। इसलिए पूछा जाता है कि रणमल को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया था राव चूड़ा ने, उस समय रणमल को शरण देने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? तो कौन था? राणा लाखा। इसी राणा लाखा ने इसे क्या प्रदान की थी? तो राणा लाखा ने शरण प्रदान की थी।
इसके बाद दोस्तों आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस राणा लाखा के आते हैं। तो राणा लाखा के शासनकाल में, राणा लाखा के शासनकाल में दो काम बड़े इंपॉर्टेंट हुए थे। एक तो राणा लाखा के शासनकाल में उदयपुर में, कहां पर? उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण हुआ था। किसका? पिछोला झील, जो राजस्थान की सबसे सुंदर झील मानी जाती है। राजस्थान की क्या है? सबसे सुंदर झील कौन सी है? तो इस पिछोला झील का निर्माण एक अज्ञात बंजारे के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अज्ञात बंजारे के, जिसको चिड़ीमार बंजारा बोल देते हैं। ध्यान दो, पहले राणा लाखा के शासनकाल में उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? अज्ञात बंजारे के द्वारा करवाया गया था, जो राजस्थान की सबसे सुंदर झील मानी जाती है। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, और वो बनता है क्या? आपको पता है राणा लाखा के शासनकाल में उदयपुर में, राणा लाखा के शासनकाल में उदयपुर में चांदी की सबसे बड़ी खान, चांदी की सबसे बड़ी खान, खान कौन सी? जावर खान। इस जावर खान की खोज भी हुई थी। तो आपको पता है चांदी की सबसे बड़ी खान जावर खान की खोज किसके शासनकाल में हुई थी? राणा लाखा के शासन। तो राणा लाखा के शासनकाल में उदयपुर की चांदी की सबसे बड़ी खान की खोज हुई थी, और उस खान का नाम क्या था? जावर खान। तो जावर खान कहां पर है, और ये किससे संबंधित है? चांदी से। तो चांदी की सबसे बड़ी जो खान थी जावर खान, उसी की खोज इस राणा लाखा के शासनकाल में हुई थी। इसके बाद दोस्तों इस राणा लाखा के दरबारी कवि थे। इसके दरबारी कवि कौन कौन थे? धनेश्वर भट्ट, ये पूछा गया कई बार, धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट। धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट ये किसके दरबारी कवि थे? राणा लाखा के। तो राणा लाखा के दरबारी कवि कौन कौन थे? धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट, वो इसी के शासनकाल में थे। अब देखो हम बात करते हैं, तो आपने अभी राणा लाखा के बारे में देखा था। राणा लाखा के समकालीन मारवाड़ का शासक राव चूड़ा। राणा लाखा का उत्तराधिकारी पुत्र कौन था? कुंवर चूड़ा। राणा लाखा किसका पुत्र था? किसका पुत्र था? अब आपने देखा था राणा लाखा को पहले तो लक्ष्य सिंह के नाम से जानते हैं, 1382 से 1421। इतिहास में से राणा लाखा कहा गया ये क्षेत्र सिंह का पुत्र था। यह अपने शासनकाल में अपनी वचनबद्धता के लिए जाना जाता था, और सर्वाधिक वयोवृद्ध शासक जिसने 62 वर्ष की आयु में शादी की थी वो कौन था? राणा लाखा। मैंने आपको बताया था इनके समकालीन मारवाड़ का शासक राव चूड़ा था। राव चूड़ा की पुत्री थी हंसाबाई, हंसाबाई का भाई का नाम था रणमल, और रणमल राव चूड़ा का ही पुत्र था। इस राणा लाखा का उत्तराधिकारी पुत्र था कुंवर चूड़ा। इस कुंवर चूड़ा ने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि हंसाबाई की होने वाली संतान ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी शासक होगी, इसलिए इसे मेवाड़ का क्या कहते हैं? भीष्म पितामह कहते हैं। और हंसाबाई की संतान का संरक्षक राणा लाखा ने किसको नियुक्त किया था? कुंवर चूड़ा को नियुक्त कर दिया था। इसके बाद हम जब देखते हैं तो आपको पता है रणमल को मारवाड़ से जब राव चूड़ा ने निष्कासित कर दिया, उस समय इसे शरण देने वाला शासक भी कौन था? राणा लाखा। कौन था? राणा लाखा के शासनकाल में उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण एक अज्ञात बंजारे के द्वारा करवाया गया, जो राजस्थान की सबसे सुंदर झील मानी जाती है। इसके बाद दोस्तों चांदी की सबसे बड़ी खान है कौन सी? जावर खान। कहां पर स्थित है? उदयपुर में। ये भी किसके शासनकाल में हुई थी खोज? तो राणा लाखा के शासनकाल में सबसे बड़ी खान, चांदी की खान जो जावर खान है, उसकी खोज हुई थी। इसके बाद आपने देखा था इसके दरबारी कवि थे धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट, और उसके बाद यहाँ का शासक बनता है कौन? मोकल। और मोकल का शासनकाल आता है 1421 से 1433 ईस्वी तक। इसको आगे देखेंगे हम कि किस प्रकार से मोकल का शासनकाल रहता है। तो ये स्थिति हमारी किसकी आती है? अब देखो यहां तक का चैप्टर आपने देख लिया था। राहुल बंद कर दो। बंद करो।